अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ज़रका महल का पार्ट 3। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अदारी थी जिसके एक तरफ कांच की बुलंद बाला बंद खिड़कियां थी और दूसरी तरफ दीवार थी जिस पर अजीब व गरीब पेंटिंग आवेजा थी। इस जगह की गिर्द आलूदगी और वीरानियत देखकर लग रहा था कि शायद यहाँ किसी का आना जाना नहीं था। राहदारी के अख्ताम पर इसे एक कमरे का दरवाजा नजर आया। वो इस कमरे की तलाशी लेने की नीयत से आगे बढ़ा। इसका दिल धक से रह गया। दरवाजे के नीचे से एक उंगली बाहर आई हुई थी जिसमें सिल्वर की अंगूठी थी और लम्हा लगा था ये अंगूठी और उंगली पहचानने में, मगर इसकी समझ में नहीं आया कि फौरी तौर पर क्या करे। फाइज भाई आप अंदर हैं? इसने घबराते हुए अंदर में दस्तक देते हुए पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। आप मुझे डरा रहे हैं भाई? ऐसा लगा शायद ये मजाक है, मगर जवाब अब भी नहीं मिला। इसने दरवाजे की नाप पर हाथ रखा मगर दरवाजा खुला नहीं। तो वो डरते डरते नीचे झुका और उंगली को खींच कर देखना चाहा, मगर इसके खींचती ही उंगली अगले पल वो उंगली इसके हाथ में आ गई जो कि कटी हुई थी। ये देखकर पहले इसकी आंखें हैरत से फैली और फिर पूरा ज़रका महल इसकी सहमी हुई चीखों से गूंज उठा, जिसके बायस वो तीनों जो अलग अलग सिमत में फाइज को ढूंढ रहे थे बरक रफ्तारी से भागते हुए नौफल की चीख की ताक़ुब में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नौफल दीवार से टेक लगाकर डरा हुआ बैठा था। क्या हुआ नौफल? नौशाद ने जल्दी से करीब आकर पंजों के बल बैठते हुए पूछा तो वो डर कर इसके गले लग गया। नौफल क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों थे? जवाद ने भी जानना चाहा तो इसने कपकपाते हुए शहादत की उंगली से इस तरफ इशारा किया। तीनों ने इसकी ताक़ुब में देखा तो उन्हें फाइज के खून आलूदा कटी हुई उंगली सामने पड़ी नजर आ गई जो नौफल ने डर कर फेंक दी थी। ये देखकर ये तीनों भी दंग रह गए। ये इस कमरे के दरवाजे के नीचे फंसी हुई थी। इसने नौशाद से अलग होकर डरते हुए मजीद बताया, तू तीनों की वजह इस बंद दरवाजे पर गई। हारिम ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोलने के लिए इसकी नाप पर हाथ रखा तो गैर मुतवक्के तौर पर दरवाजा खुल गया। फाइज दरवाजा खोलते ही वो अंदर देखकर हैरत से बोला तो ये तीनों भी तशवीश के मारे इसके पास आए। दरवाजे पर ही खड़े रहकर चारों ने देखा कि ये एक बहुत बड़ा खाली कमरा था जिसमें कोई ज़ारो सामान नहीं था, जबकि कमरे के बीचों बीच फर्श पर फाइज उल्टा पड़ा हुआ था। ये लोग जल्दी से भागकर फाइज के पास आए तो पता चला कि इसके आसपास काफी खून भी पड़ा है। पंजू के बल इसके पास बैठकर हारिब ने जब इसे सीधा किया तो इसकी हालत देखकर चारों के दिल धक से रह गए। किसी ने बेदर्दी से इसका सीना फाड़ कर इसका दिल निकाल लिया था। फाइज भाई, नौफल बुरी तरह चिल्लाया, जबकि नौशाद को बाकायदा अबकाई आ गई थी। या अल्लाह, जवाद भी घबराया, जबकि हारिब तो सदमे के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। चारों पंजों के बल फर्श पर बैठे थे और इनके बीच में फाइज की अधेड़ी हुई लाश पड़ी थी, जिसे देखकर नौफल ने नौशाद के गले लगकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया था और खुद नौशाद की आंखें भी नम हो गई थी। और यही अफसुर्दा कैफियत हारिब और जवाद की भी थी। किसने की होगी ये सफाक हरकत? हारिब ने दुख से कांपते हुए लहजे में सवाल उठाया। ये जरूर इस ज़रका का काम है। अगले ही पल जवाद जहर खंदा अंदाज में नीचे पहुंचा, जिसके बायस तीनों ने चौंक कर इसे देखा। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? नौशाद ने सवाल उठाया। ये तो वो बताएगी, इसने कहा और अगली ही पल सरअत से उठकर वहां से बाहर निकल गया, जिसे ये लोग देख कर रह गए। ज़रका ज़रका, जवाद हल्क के बल चिल्लाते हुए हाल में आया। तब तक वो तीनों भी इनके पीछे आ चुके थे। ज़रका बाहर आओ, वो भी बुलंद आवाज से चिल्लाया, मगर वो नहीं आई। मैं तो कहता हूँ हम भी यहाँ से निकल चलते हैं। नौशाद ने घबराते हुए अंदाज में तजवीज़ पेश की। हाँ भाई, ठीक कह रहे हैं।
हम यहाँ से चलते हैं वरना वो हमें भी मार डाली। नौफल ने जल्दी से इसकी ताकीद की। ठीक है, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग जल्दी सामान लेकर बाहर आओ। हारिब भी रजामंद हुआ। और फाइज, जवाद ने सवाल उठाया, वो अब हमारे बीच नहीं है। अंदर इसका बेजान जिस्म पड़ा है जिसमें से किसी ने दिल नोच कर निकाल लिया है। अब अगर चाहते हो कि वही हशर हमारा ना हो तो भागो यहाँ से। हारिब ने दिल कड़ा करके हकीकत बताई जो कि बहुत तल्ख थी। हारिब ठीक कह रहे हैं जवाद, हमारे पास यहाँ से भागने के सिवा और कोई चारा नहीं है। नौशाद ने भी दुखी दिल से इसकी ताकीद की। अब अपना अपना सामान लेकर जल्दी बाहर आओ तुम लोग। हारिब ने फिर कहा, मैं तो कहता हूँ कि गोली मारो सामान को, यहाँ से निकलते हैं बस। नौफल ने डरते हुए कहा, तो चलो फिर जल्दी। हारिब ने बिना हज्जत के कहा और फिर चारों बर्क और रफ्तारी से आगे की तरफ बढ़ गए। हारिब ने ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी स्टार्ट की। जवाद फ्रंट सीट पर आया जबकि नौशाद और नौफल के पीछे बैठे ही हारिब ने कार आगे बढ़ा दी और जल्द अज जल्द वो लोग जरका महल से दूर होते गए। जो सिमत समझ में आई वहाँ गाड़ी मोड़ते हुए इन लोगों की कोशिश थी कि बस कैसे भी करके वो लोग यहाँ वीरानी से बाहर निकल जाएं, मगर ऊंच नीच सुनसान सड़कों का ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था और सोने पर सुहागा। अचानक मौसम तेवर भी बदल गए थे और रोशन आसमान पर कब्जा जमाते हुए सियाह बादलों ने दोपहर को शाम बना दिया था। चारों को ही अपने दोस्त की मौत का बेहद दुख था, मगर वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे फिलहाल, क्योंकि वो सब बेबस थे। इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि हंसते मुस्कुराते शुरू होने वाले सफर में ऐसा जानलेवा मोड़ भी आ जाएगा। ऐसी कैफियत में ड्राइविंग करते हुए हारिब ने अचानक हैरान होते हुए गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकने के एहसास पर जवाद ने आंखें खोलकर इसकी जानिब देखा। क्या हुआ? हम फिर से वहीं आ गए हैं खुद ब खुद, इसने सत्य के आलम में सामने देखते हुए जवाब दिया। और सामने देखने पर इन सब की आंखें भी पटी की पटी रह गई, क्योंकि वो लोग वापस जरका महल के सामने खड़े थे। मतलब इतनी देर घूमने के बाद वो लोग फिर इसी जाल में आकर फंस गए थे। तुम दोबारा यहाँ क्यों आ गए हारिब? पागल हो क्या? नौशाद इस पर बरहम हुआ। मैं जानबूझकर नहीं आया, मैं तो यहाँ से बाहर निकल रहा था, मगर पता नहीं कैसे हम दोबारा यहाँ आ गए। इसने उलझकर वजाहत की। मतलब अब वो हम सबको भी मार डालेगी। नौफल ने डरते हुए नतीजा निकाला। गाड़ी वापस घुमाओ हारिब जल्दी, जवाद ने उजलत में कहा तो हारिब ने फौरन रिवर्स गियर लगाया, मगर अचानक गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई। क्या हुआ? जवाद चिल्लाया। पता नहीं, खुद ही बंद हो गई गाड़ी। हारिब ने कहते हुए दोबारा चाबी घुमाई, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, जिससे इनकी फिक्र और बढ़ने लगी। हम सब मर जाएंगे, हम नहीं बचेंगे। नौफल ने डर कर फैशन गोई की। चुप करो, कुछ नहीं होगा किसी को। नौशाद ने इसे डबका, जबकि हारिब हनूज कार स्टार्ट करने में नाकाम था। तुम इधर आओ हारिब, मैं ट्राई करता हूँ, जवाद कहते हुए गाड़ी से उतरा और घूमकर ड्राइविंग सीट पर आया, जबकि हारिब फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। जवाद की मुसलसल कोशिश का नतीजा भी हनूज सिफर ही था, जिससे इन लोगों की परेशानी बढ़ने लगी थी। तभी अचानक तेज़ हवा चलने लगी, जिससे आसपास लगे बुलंदोबाला पेड़ भी हिलने लगे और अंधेरा बढ़ना शुरू हो गया, जिससे ये लोग मज़ीद डर गए। जवाद जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, ये पेड़ किसी भी वक्त हवा इसे उखाड़ कर गाड़ी पर गिरने वाला है। नौशाद ने खतरा बांधते हुए कहा, और इसकी बात वाकई दुरुस्त थी कि पेड़ बस किसी भी वक्त गिरने वाला था, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। जल्दी से बाहर निकलो गाड़ी से, जवाद ने जोर आजमाए तरक करके मजलिस में हुक्म दिया, जिसकी तकमील करते हुए ये लोग फौरन गाड़ी से बाहर आए और इनके दूर होते ही वो बड़ा सा भारी बरगम पेड़ गाड़ी पर आकर इससे चिपक गई, बल्कि शीशे भी टूटकर दूर तक उड़े। हवा भी मज़ीद ज़ोर पकड़ने लगी थी, जिसकी वजह से इन लोगों का खड़ा रह पाना मुश्किल हो रहा था। सब लोग घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर सर दोनों हाथों में छुपा लो जल्दी,
तेज हवा के बायस हारिब ने चिल्लाते हुए तजवीज़ दी, जिस पर अमल करते हुए सब वैसे ही बैठ गए, क्योंकि अगर खड़े रहते तो ज़्यादा खतरा था। कुछ देर यूं ही आंखें बंद करके सर झुकाए बैठे रहने के बाद इन्हें महसूस हुआ कि हवा कम होकर अब बंद हो गई है। इन लोगों ने इस ख्याल की तस्दीक के लिए आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर देखा तो दंग रह गए। ये लोग ज़रका महल के अंदर इसके हाल के फर्श पर बैठे हुए थे। हम अंदर कैसे आ गए? नौशाद हक्का बक्का था और यही कैफियत बाकी सबकी भी थी। अब तो पक्का यकीन हो गया है कि वो ज़रका ज़रूर कोई डायन है और वही ये सब कुछ करवा रही है। वो नहीं छोड़ेगी हमें। फाइल का डर बढ़ता जा रहा था। अब हम क्या करेंगे? नौशाद ने बिना समझी से सवाल उठाया तो सब एक दूसरे को देखने लगे। ये चारों इस वक्त एक कमरे में आकर बंद होके बैठ गए थे। हालांकि ये कोई महफूज तदबीर नहीं थी, मगर फ़िलहाल डूबते को तंके का सहारा भी काफ़ी था। नौफिल एक डबल सोफे पर नौशाद से चिपक कर बैठा था। जवाद बेड से नीचे पैर लटकाए बैठकर कोई तदबीर सोच रहा था, जबकि हारिब भी यहाँ से वहाँ टहल रहा था। काश हमने अम्मी की बात मान ली होती और नहीं आते यहाँ। नौफिल को शदीद पछतावा हुआ। अब हम कभी दोबारा अम्मी की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, इन्हें नहीं देख पाएंगे, इनके हाथ का खाना नहीं खा सकेंगे। हम मर जाएंगे भाई, हम मर जाएंगे। वो डर के मारे बच्चों की तरह रोने लगा, जिससे इन लोगों का दिल भी फिसक गया। जबकि नौशाद इसे तपतपाते हुए चुप कराने की कोशिश करने लगा और थोड़ी देर बाद वो तक कर खामोश हो गया, जिसकी वजह से अब वहाँ गहरा सन्नाटा छा गया। टक टक टक। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे सब चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। टक टक टक। दस्तक दोबारा हुई। ये वही है, दरवाज़ा मत खोले। नौफिल मज़ीद सहम गया, जबकि बाकी तीनों भी शशोपंज में मुब्तला थे। टक टक टक। दस्तक मुसलसल हो रही थी। तभी अचानक जवाद अपनी जगह से उठा और आकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने ऐसे मखसूस अंदाज में ज़रका खड़ी थी, जिसके लबों पर अजीब सी मुस्कान थी। खाना लग गया है टेबल पर, आ जाएं। इसने साबिक़ा अंदाज में इतला दी तो सबकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। जवाद ने घबराकर अगली ही पल पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसके बाद एक दूसरे को सहमी नज़रों से देखने लगे। वो इन्हें मारना नहीं चाहती थी, वो इन्हें डरा डरा कर मरवाना चाहती थी। न जाने कितनी देर हो गई थी इन लोगों को इस तरह कमरे में बंद बैठे हुए। वो दोबारा नहीं आई थी, मगर वो टलने वाली भी नहीं थी, जिसका अंदाज़ा इन सब को बखूबी था। हम कब तक यूं ही कमरे में बंद बैठे रहेंगे? वो चाहेगी तो कमरे में भी आ जाएगी और हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे इसका। सिंगल सोफे पर बैठे जवाद ने बेबसी से कहा, हम कमरे से बाहर जाकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इसका। यहाँ कम से कम जिंदा तो हैं। बैकग्राउंड से टैग लगाए बैठे नौशाद ने ध्यान दिलाया, जो बेड पर सोए नौफिल का सर दबा रहा था, क्योंकि इसे खौफ के मारे बुखार चढ़ गया था। बुखार कम हुआ क्या इसका? खिड़की के पास खड़े हारिब ने पूछा तो नौशाद ने नफी में सर हिलाया। फिलहाल रात ऐसे ही गुजारनी है, सुबह कोशिश करेंगे यहाँ से निकलने की। हारिब को यही राह माकूल लगी, जिस पर इन दोनों ने भी खामोशी से रजामंदी दे दी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। रात का न जाने कौन सा पहर था। जब गहरी नींद में सोए नौफिल को किसी ने आहिस्ता से हिलाया तो इसकी आंखें खुल गई, क्योंकि कमरे की लाइट ऑन ही थी, इसलिए इनकी रोशनी में इसने मूंदी मूंदी आंखों से देखा तो पता चला कि जगाने वाला हारिब था, जो कि इसके नज़दीक ही बैठा था। क्या हुआ हारिब भाई? इसने नकाहत से पूछा। गाड़ी ठीक हो गई है, चलो निकल चले यहाँ से। जवाद और नौशाद बाहर इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, इसने सरगोशी करते हुए बताया। क्या सच में? इसे खुशगवार हैरत हुई। आवाज़ नहीं करो वरना इसे पता चल जाएगा। हारिब ने जल्दी से इसे टोका। चलो अब जल्दी, वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हारिब ने कहते हुए इस पर से कंबल हटाया। नौफिल ने भी उठकर बैठते हुए आसपास देखा
تو اسے جواد اور نوشاد نظر نہیں آئے کمرے میں۔ چلو جلدی آؤ، حارث کہتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے پیچھے نوفل کمرے سے باہر نکلا۔ نوفل پر ایسی نظر بدی ہوئی تھی کہ اسے اپنے برابر میں سوتا نوشاد نظر ہی نہیں آیا، اور وہ بے خبری میں حارث کے پیچھے چل دیا، جس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی۔ بند کانچ کی کھڑکی سے جب سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر سوئے نوشاد نے آہستہ آہستہ کسکسا کر آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی ٹیبل صوفے پر اسے جواد سوتا ہوا نظر آیا اور نیچے کارپیٹ پر کش رکھے حارث بھی سوتا ہوا ملا۔